गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। चाणक्य क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं ममता बिश्नोई, आपकी साइंस एजुकेटर, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, आप जो ये ऑनलाइन क्लासेस का फ़ायदा उठा रहे हैं, जिसमें आपके हर फैकल्टी, हर विषय के बारे में आपको बताई जा रही है और पढ़ाई जा रही है, तो आपको इसमें बिल्कुल अच्छी तरह कंसंट्रेशन करके बिल्कुल तैयारी को अपनी तैयार रखना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आपको भी पता है कि जो अभी न्यू एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं, डेट्स है जो आने लगी है, तो आपको घर बैठे जो अपनी पढ़ाई है उसको कंटिन्यू रखना है। अब जो सामान्य विज्ञान का मैं आज आपको टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ, उसका नाम है कोशिका। आपने नाम सुना होगा कि सामान्य विज्ञान में यदि आप पढ़ते हो तो सबसे हर बार सामान्य विज्ञान में कोशिका वाले चैप्टर में यही लिखा बोला जाता है कि ये जीवों की एक आधारभूत इकाई होती है या ये एक मूलभूत इकाई होती है। इसका मतलब होता है कि जो हमारा शरीर बना होता है वो इस कोशिका से ही बना होता है। अगर जैसे आप कोई मकान बना रहे हो तो मकान बनाने के लिए आप किसका उपयोग करोगे? पत्थर का उपयोग करोगे या ईंट का उपयोग करोगे? तो पूरा मकान बनाने के लिए जो एक पत्थर होगा उस पूरी मकान की क्या होगा? इकाई होगा। उसी प्रकार जो जीवों का शरीर है, वो जीवों का शरीर जिन छोटी छोटी संरचनाओं से बना होता है उनको क्या बोलेंगे? कोशिका, यानी वो क्या होती है? उनकी इकाई होती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं कोशिका। कोशिका को बोला जाता है जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। अब आपके सामने ये दो नाम आए हैं, एक नाम है संरचनात्मक और एक है क्रियात्मक। तो दोनों में क्या अंतर है कि संरचनात्मक क्या होती है, क्रियात्मक क्या होती है? तो देखिए, जो ये दोनों वर्ड्स हैं इनका मतलब क्या है। संरचनात्मक का मतलब होता है कि जीवों के शरीर की जो संरचना होती है उसको बनाने का काम कौन करती है? कोशिका करती है। यानी आपने नाम सुना होगा, स्टार्टिंग से आप पढ़ते आ रहे हो कि कोशिका मिलकर क्या बनाती है? यानी कोशिकाओं का समूह कहलाता है ऊतक। ऊतकों का समूह क्या कहलाएगा? अंग। अंगों का समूह कहलाएगा तंत्र। और तंत्र का समूह क्या कहलाएगा? शरीर। यानी कोशिकाएं मिलकर बनाएगी ऊतक, ऊतक मिलकर बनाएंगे अंग, अंगों से बनेगा तंत्र और तंत्र से मिलकर बनाएंगे क्या? शरीर। तो शरीर बना यानी पूरे शरीर का निर्माण हो गया, पूरी संरचना बन गई। तो इस संरचना को बनाने के लिए सबसे आधारीय भाग क्या था? कोशिका। ठीक नहीं थी, इसलिए कोशिका को कहा जाता है जीवों की संरचनात्मक इकाई। फिर आपके सामने दूसरा नाम आ गया क्रियात्मक इकाई। तो देखिए, क्रियात्मक का मतलब है कि हमारे शरीर में जो भी कार्य होते हैं, जैसे पाचन है, अवशोषण है, उत्सर्जन है, जो भी काम होंगे वो कोशिका के अंदर होंगे। आपने एक नाम सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया। उसको कोशिका का शक्तिगृह कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो जो भोजन होता है उसमें से एनर्जी निकाल कर अपने अंदर स्टोर कर लेता है। अब हमने भोजन क्यों किया? एनर्जी लेने के लिए किया। हमने श्वास क्यों ली? एनर्जी लेने के लिए ली। तो उन सब का जो प्रोसेस होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पर पाया जाता है? कोशिका के अंदर। यानी जो हमारे शरीर के मुख्य कार्य होते हैं, पाचन है, अवशोषण है, उत्सर्जन है, उन सब को करने का काम कौन करती है? कोशिका करती है। इसलिए कोशिका को बोला जाता है जीवों की क्रियात्मक इकाई। तो आपको ये लाइन समझ आई कि कोशिका को जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हमारे पूरे शरीर की संरचना बनाती है, पूरे स्ट्रक्चर को बनाती है, इसलिए इसको बोल दिया संरचनात्मक। और हमारे शरीर में जो भी महत्वपूर्ण पाचन के, अवशोषण, उत्सर्जन के कार्य होते हैं वो सब कौन करती है? कोशिका करती है, इसलिए कोशिका को बोला जाता है क्रियात्मक इकाई। तो इन दोनों लाइन का मतलब पता होगा स्टूडेंट्स आपको। तो हमने यहाँ तक देखा कि कोशिका को संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। उसके बाद आपके क्वेश्चन आते हैं कोशिका की खोज से संबंधित कि कोशिका को सबसे पहले किसने देखा, जीवित रूप में किसने देखा, मृत रूप में किसने देखा, या कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई। तो वो सब पॉइंट देखते हैं अपन। तो हमने अभी तक क्या देखा कि जो कोशिका को जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है, ये तो इसकी जो बेसिक लाइन होती है हर बुक्स में लिखी होती है या इसके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद आगे हम देखते हैं कोशिका की खोज से संबंधित क्वेश्चन आता है। सबसे पहले जीवित कोशिका को किसने देखा, मृत को किसने देखा, ये आपको सीधा पूछ लिया जाए। कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई, कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। तो ये मैं पॉइंट आपको बताती हूँ कुछ। देखिए,
आपके सामने लिखा हुआ है कोशिका की खोज से संबंधित, सिद्धांत से संबंधित कुछ पॉइंट। और सबसे पहला लिखा हुआ है कोशिका का अध्ययन। क्या कहलाता है कोशिका का अध्ययन? देखिए, जो कोशिका है उसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल, और स्टडी ऑफ सेल इज क्या कहलाती है? साइटोलॉजी। यानी कोशिका का अध्ययन क्या कहलाएगा? साइटोलॉजी। तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाएगा? साइटोलॉजी। उसके बाद दो वैज्ञानिक थे, एक का नाम था स्लाइडेन और एक वैज्ञानिक था स्वान। अब इन दोनों ने सबसे पहले क्या किया? कोशिका की संरचना के बारे में बताया। उससे पहले कोशिका की खोज कर ली गई थी कि सबसे पहले मृत कोशिका को जिस वैज्ञानिक ने देखा था उसका नाम था रॉबर्ट हुक। उन्होंने देखा था जो पौधों की छाल होती है, मृत छाल होती है, उसको कोर्क भी बोला जाता है। तो उनके अंदर इन्होंने जिन कोशिकाओं को देखा वो कोशिकाएं कैसी थी? मृत थी। तो मृत कोशिकाओं को सबसे पहले किसने देखा? रॉबर्ट हुक ने। फिर दूसरा वैज्ञानिक था ल्यूवेनहॉक। उन्होंने क्या किया? सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा। अपने जो दांतों का मेल होता है उसके अंदर जो सेल्स थी उनको जीवित कोशिका का रूप दिया गया, और उनको सबसे पहले किसने देखा? ल्यूवेनहॉक ने। फिर सम्मिलित रूप से अगर पूछा जाए कि कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई, तो आंसर आएगा रॉबर्ट हुक। और कब की गई? 1665 में। 3 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले जीवित कोशिका को किसके द्वारा देखा गया? ल्यूवेनहॉक के द्वारा। सबसे पहले मृत कोशिका को किसके द्वारा देखा गया? रॉबर्ट हुक। या कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई? रॉबर्ट हुक। और ये सन ध्यान रखना 1665। अब देखो, कोशिका की खोज तो कर ली गई, फिर वैज्ञानिकों ने देखा कि जो कोशिका होती है उसकी संरचना किस प्रकार की होती है, उसमें कौन कौन से भाग होते हैं। तो एक वैज्ञानिक थे स्लाइडेन। जो स्लाइडेन वैज्ञानिक था ना, इन्होंने पौधों की कोशिका पर अध्ययन किया, और इन्होंने प्याज की कोशिका, प्याज का जो सेक्शन काटा और फिर उसको सूक्ष्मदर्शी से देखा, तो उसमें कोशिका के अंदर कुछ भाग दिखाई दिए और संरचना दिखाई दी। तो इन्होंने किस पर अध्ययन किया था? प्लांट्स पर अध्ययन किया था। यानी ये एक वनस्पति शास्त्री थे। उसके बाद जो दूसरे वैज्ञानिक थे वो थे स्वान। उन्होंने जंतु कोशिकाओं को देखा और उसकी संरचना का अध्ययन किया। तो ये थे जंतु शास्त्री। यानी स्लाइडेन ने पौधों की कोशिकाओं पर अध्ययन किया, जबकि स्वान ने जंतु कोशिकाओं पर अध्ययन किया। लेकिन दोनों का निष्कर्ष एक जैसा ही निकला। दोनों ने मिलकर समान संरचना को बताया और इस सिद्धांत को दिया कोशिका सिद्धांत नाम से। तो क्वेश्चन आता है कि कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? स्लाइडेन तथा स्वान नामक वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया, और यह सिद्धांत दिया गया था 1838 में। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो स्लाइडेन है वो वनस्पति शास्त्री थे, यानी उन्होंने वनस्पति पौधों पर अध्ययन किया था, जबकि जो स्वान थे वो जंतु शास्त्री थे, यानी वो जंतुओं पर अध्ययन करने वाले थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पॉइंट ध्यान रखना। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, कोशिका का सिद्धांत स्लाइडेन व स्वान ने दिया था 1838 में। जीवित कोशिका को सबसे पहले देखा था ल्यूवेनहॉक ने। मृत कोशिका को सबसे पहले देखा था रॉबर्ट हुक ने। और अगर आपको जीवित मृत कुछ भी नाम ना दे और क्वेश्चन पूछ ले कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई, तो आंसर आएगा रॉबर्ट हुक। और कब की गई थी? 1665 में। आया यहाँ तक पॉइंट समझ में? फिर जो ये वैज्ञानिक थे, इन्होंने कोशिका की संरचना के बारे में बताया। तो हम देखते हैं कि कोशिका की संरचना किस प्रकार की होती है। तो देखिए, जो कोशिका की संरचना होती है ना, उसमें मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। वैसे तो बहुत सारे भाग होंगे, लेकिन अगर मेनली डिवाइड किया जाए तो मुख्य रूप से कोशिका के 3 भाग होते हैं। देखिए किस प्रकार संरचना होगी कोशिका की। कोशिका में 2 बाहरी आवरण होते हैं। सब कोशिकाओं में 2 बाउंड्री नहीं होगी, कुछ में 1 होगी और कुछ में 2 होगी। ग्रीन वाली सबसे बाहरी आवरण, और जो रेड कलर में है वो उसका आंतरिक आवरण। ठीक है, फिर सबसे अंदर एक भाग पाया जाता है, उसको बोलेंगे केंद्रक, और केंद्रक के ऊपर पाई जाएगी केंद्रक झिल्ली। बीच में एक कोशिका के द्रव पदार्थ पाया जाता है, उसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य।
कोशिका के जो बाकी अंग हम पढ़ेंगे ना वो सब किस में पाए जाएंगे, कोशिका द्रव्य में। कुछ एक दो अंग है जो केंद्र के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है उसको बोलते हैं केंद्रक द्रव्य, तो उसमें भी उपस्थित रहेंगे। तो जो बाहरी आवरण है ना वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं कोशिका भित्ति और एक आवरण होता है कोशिका झिल्ली। कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली, ये दोनों आवरण हो गए। अब देखिए जो सबसे बाहर वाला ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहा है, इस आवरण का नाम क्या है, कोशिका भित्ति। ये जो आवरण है ये पौधों और कवक की कोशिका में पाया जाएगा, बाकी किसी भी कोशिका में उपस्थित नहीं होगा। यदि आप पौधे की कोशिका देखोगे, यदि आप कवक की कोशिका देखोगे, कवक क्या होता है, फफूंदी या फंगस बोलते हैं उनको, तो अगर आप उनकी कोशिका देखोगे तो उनमें आपको बाहर की तरफ दो आवरण दिखाई देंगे। यानी अगर आपने पौधों की और कवक की कोशिका देख लिया तो आपको दो आवरण दिखाई देंगे। क्या देंगे, सबसे बाहर दिखाई देगा कोशिका भित्ति और उसके अंदर क्या दिखाई देगा, कोशिका झिल्ली। ये रेड कलर वाली है, ये है कोशिका झिल्ली। उसके बाद बीच में जो द्रव पदार्थ भरा हुआ है इसको क्या बोलेंगे, कोशिका द्रव्य। और अंदर जो केंद्रक में भरा होगा उसको भी क्या बोलेंगे, केंद्रक द्रव्य। फिर बीच में जो येलो कलर वाला पार्ट है इसको क्या बोलेंगे, केंद्रक। अंदर वाली जो गोलाकार संरचना वो है केंद्रक और बाहर वाला है इस केंद्रक का आवरण जिसको बोलेंगे केंद्रक आवरण या केंद्रक झिल्ली, या इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो कोशिका के मुख्य रूप से तीन भाग कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला है कोशिका का आवरण, दूसरा है कोशिका द्रव्य और तीसरा है केंद्रक। और मैंने आपको कोशिका बना के बताया कि तीनों आवरण किस किस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं। अगर कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होगी तो वो सबसे बाहर की तरफ उपस्थित होगी और झिल्ली उसके अंदर की तरफ उपस्थित होगी। बीच में एक द्रव पदार्थ होगा उसको बोलेंगे कोशिका द्रव्य या इसको जीव द्रव्य भी कहा जाता है, क्योंकि जीवन की जितनी आवश्यक क्रियाएं होती है वो इस कोशिका द्रव्य में ही होती है। मैंने भी आपको पहले बताया कि भोजन का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्राप्त की जाती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा ना वो इस कोशिका द्रव्य में ही उपस्थित होगा। ये मैंने अभी आपको शो नहीं किया है क्योंकि वो कोशिका के अन्य अंग है, उसको हम बाद में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि कोशिका के मुख्य भाग कौन कौन से हैं। तो मुख्य भाग तीन है, दो तो बाह्य आवरण, एक बीच में कोशिका द्रव्य और तीसरा केंद्रक। तो कोशिका भित्ति और झिल्ली बाहर की दीवार बनाने का काम करती है। अगर आप पौधे और कवक को देखोगे तो उनके कोशिका के बाहर दोनों आवरण दिखाई देंगे, भित्ति भी होगी और झिल्ली भी होगी। अगर बाकी जंतुओं की कोशिका आप देखोगे तो उनके बाहर आपको भित्ति नहीं दिखाई देगी, सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई देगी, झिल्ली। तो सोचिए अगर मनुष्य की कोशिका निकाल के देखी जाए तो उसके बाहर कितनी बाउंड्री होगी, दो होगी या एक। तो मनुष्य की कोशिका के बाहर एक ही बाउंड्री होगी, क्योंकि कोशिका भित्ति पौधों और कवकों में पाई जाती है। तो हम ना तो पौधे हैं और ना ही हम क्या है, कवक है, हम जंतु है। तो जंतुओं की कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होगी, सिर्फ क्या होगी, कोशिका झिल्ली। उसके बाद कोशिका में पाया जाता है कोशिका द्रव्य। सबसे अंदर होगा केंद्रक। केंद्रक होता है ना वो पूरी कोशिका को कंट्रोल करने के लिए सूचना देता है, इसलिए इसको बोलते हैं कोशिका का नियंत्रण केंद्र, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। किसको बोलेंगे, न्यूक्लियस को या केंद्रक को। और केंद्रक के ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है, उसको क्या बोलेंगे, केंद्रक झिल्ली। आपने नाम सुना होगा, कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, वो इस झिल्ली के आधार पर ही बांटी गई है। जिन कोशिकाओं के केंद्र के ऊपर केंद्रक झिल्ली होगी वो होगी यूकैरियोटिक, और जिन कोशिकाओं में केंद्र के ऊपर केंद्रक झिल्ली नहीं होगी उसको क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो इसको भी अपन आगे देखेंगे। अभी आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि कोशिका के मुख्य तीन भाग कौन कौन से हैं और कौन सा आवरण या कौन सा भाग कोशिका में किस स्थान पर पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने कोशिका के तीनों आवरणों को देख लिया डायग्राम के द्वारा। अब मैं आपको बताती हूँ इस जो भित्ति और झिल्ली जंतु कोशिका और पौधे की कोशिका होती है उनमें अपन अंतर कैसे कर पाएंगे। तो देखिए, अगर आपके सामने दो कोशिका बना दी इस प्रकार, एक ये कोशिका
और एक ऐसी कोशिका। एक तो कोशिका जिसके बाहर एक ही बाउंड्री होगी और एक कोशिका ऐसी जिसके बाहर दो बाउंड्री होगी। अब अंदर बाहर कुछ भी मटेरियल वो भी मैंने नहीं शो कर रही हूँ। अंदर क्या होगा, केंद्रक, और केंद्रक के ऊपर क्या पाई जाएगी, केंद्रक झिल्ली। इसमें भी अंदर केंद्रक और केंद्रक के ऊपर पाई जाएगी केंद्रक झिल्ली। अब आपको पूछ लिया जाए कि बताइए इनमें से पादप कोशिका कौन सी है और जंतु कोशिका कौन सी है। इनमें से पादप कोशिका कौन सी है और जंतु कोशिका कौन सी, मैं बता देती हूँ आपको कि जो जिस कोशिका के बाहर सिर्फ एक ही आवरण होगा वो होगी जंतु कोशिका, जंतु कोशिका। और जिस कोशिका के बाहर दो दीवार बनी होगी, दो बाउंड्री होगी, वो होगी पादप कोशिका। अगर दो आवरण होंगे तो बाहर वाली तो क्या होगी, भित्ति, कोशिका भित्ति, सेल वॉल, और अंदर वाली क्या होगी, झिल्ली। लेकिन यदि एक ही आवरण होगा तो वो आवरण कौन सा होगा, झिल्ली। यानी चाहे कौन सी भी कोशिका हो, चाहे पौधे की हो चाहे जंतु की हो, उनमें झिल्ली जरूर होगी। चाहे उसके ऊपर भित्ति हो या ना, उससे उसके कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर एक आवरण है तो वो झिल्ली होगी, सिर्फ भित्ति नहीं हो सकती। और अगर दोनों आवरण है तो उस कोशिका में भित्ति भी होगी और झिल्ली भी होगी। तो पादप कोशिका में और कवक की कोशिका में क्या होती है, भित्ति और झिल्ली दोनों होती है। और बाकी जो जंतु कोशिका होती है उनके अंदर सिर्फ क्या पाई जाती है, झिल्ली। आया पॉइंट समझ में। फिर हमने ये मुख्य भाग पढ़े थे कोशिका के, बाह्य आवरण, भित्ति, झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। तो इनको हम विस्तार से देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको पॉइंट्स बताती हूँ कुछ कोशिका भित्ति के बारे में या सेल वॉल। एक पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया, ध्यान रखना, जो कोशिका भित्ति होती है वो कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है, बाह्य आवरण होता है। कोशिका भित्ति किन किन कोशिकाओं में पाई जाती है, एक तो पादप या पौधों की कोशिका में और एक कवक कोशिका में उपस्थित। बाकी जंतुओं की कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित नहीं होगी। पादप और कवक कोशिका में उपस्थित रहती है। उसके बाद ध्यान रखना, जो पौधे होंगे उनकी कोशिका भित्ति बनी होगी सेल्यूलोज की, सेल्यूलोज से बनी। और जो कवक होंगे ना, उनकी कोशिका भित्ति बनी होगी काइटिन की। दोनों ही एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो ये पॉइंट ध्यान रखना कि जो पादप होते हैं, पौधे होते हैं, उनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। और जो कवक होंगे उनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होगी, काइटिन की बनी होगी। जो कोशिका भित्ति होता है वो कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है, सबसे बाहर की बाउंड्री होती है कोशिका की। उसके अलावा एक पॉइंट और ध्यान रखना कि जो कोशिका भित्ति होती है ना, वो बहुत ज्यादा कठोर और दृढ़ होती है, कठोर और दृढ़। इसका मतलब क्या फर्क पड़ेगा कोशिका पर, अगर ये कठोर है, दृढ़ है, फिक्स है, अपनी जगह पर है, तो ये क्या करेगी, कोशिका के आकार को निश्चित बना के रखेगी। यानी अगर कोशिका के अंदर जल भर रहा है या निकल रहा है तो इससे कोशिका की शेप को ये चेंज नहीं करने देगी। तो क्वेश्चन आता है कि कोशिका का कौन सा आवरण कोशिका के आकार को निश्चित बना के रखता है। तो ध्यान रखना, जो कोशिका भित्ति होती है वो कोशिका के आकार को निश्चित बना के रखने का काम करती है। क्यों रखती है, क्योंकि ये कठोर और दृढ़ होती है। ठीक है, अब एक पॉइंट और कि जो कोशिका भित्ति होती है ना, ये कोशिका भित्ति है, ये सभी पदार्थों को अंदर आने देती है, सभी को बाहर जाने देती है। यानी किसी भी पदार्थ के लिए ये अवरोध का काम नहीं करेगी, किसी को नहीं रोकेगी, सभी के लिए एंट्री है। तो इसको बोलते हैं पारगम्य झिल्ली, परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी ऐसा आवरण या ऐसी सतह जिसमें से कोई भी अणु आर पार जा सकता है, उसको क्या बोलेंगे, पारगम्य। तो ध्यान रखना, जो कोशिका भित्ति होगी वो सभी पदार्थों के लिए पारगम्य होती है, जबकि जो झिल्ली होगी ना वो सब पदार्थों को नहीं आने जाने देगी। वो मैं नेक्स्ट बताती हूँ। तो अभी आपको कोशिका भित्ति में क्या क्या पॉइंट ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट, ये कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है। कोशिका भित्ति पौधों और कवक की कोशिका में पाई जाती है। जो पौधों की कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है।
और जो कवक की कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति कठोर और दृढ़ होती है, जिसके कारण ये कोशिका के आकार को निश्चित बनाए रखती है। नेक्स्ट पॉइंट, कोशिका भित्ति सभी पदार्थों के लिए पारगम्य होती है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, पारगम्य झिल्ली। ठीक है, तो ये कोशिका भित्ति के कुछ पॉइंट थे। दूसरी जो कोशिका का आवरण है वो है कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन। देखिए, जो कोशिका झिल्ली है ना वो सब कोशिकाओं में होगी, चाहे उसमें कोशिका भित्ति हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोशिका झिल्ली सब कोशिकाओं में उपस्थित होगी। इसका मतलब है जो कोशिका झिल्ली है वो पौधे की कोशिका में भी होगी, कवक की कोशिका में भी होगी और जंतु कोशिका में भी होगी। यानी ये एक सार्वत्रिक अंग है, सार्वत्रिक कोशिका अंग है ये, या सार्वत्रिक संरचना है। एक इसका अपवाद है कि एक ऐसी कोशिका होती है जिसमें कोशिका झिल्ली नहीं होती है, और वो अपवाद क्या है, वायरस या विषाणु की कोशिका। विषाणु की कोशिका में कोशिका झिल्ली नहीं होती है, क्योंकि जो विषाणु है ना उसको वास्तविक कोशिका माना ही नहीं गया, वो जीवित और मृत के बीच की योजक कड़ी होती है। तो जब वो वास्तविक कोशिका ही नहीं है तो फिर कोशिका झिल्ली कैसे हो सकती है। तो ध्यान रखना, विषाणु की कोशिका को छोड़कर से सभी कोशिकाओं में क्या उपस्थित रहेगी, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली की खोज की गई थी, एक वैज्ञानिक था कार्ल नागेली, 1855 में की गई थी। कोशिका की झिल्ली की खोज किसके द्वारा की गई थी, कार्ल नागेली के द्वारा। उसके बाद ये पॉइंट ध्यान रखना, जो कोशिका झिल्ली होती है, ये भित्ति बना रही हूं मैं अभी, और इसके अंदर क्या होगी, झिल्ली। ये तो है पादप कोशिका, और अगर हम जंतु कोशिका देखेंगे तो सिर्फ उसमें बाहर क्या होगी, कोशिका झिल्ली होगी, उसके ऊपर भित्ति नहीं होगी। जो कोशिका झिल्ली होती है ना वो किसकी बनी होती है, कोशिका झिल्ली बनी होती है वसा और प्रोटीन की। वसा प्लस प्रोटीन से बनी होती है। ठीक है, अब देखो कुछ वैज्ञानिकों ने जब इसको देखा, इसकी संरचना देखी कि भाई जब कोशिका झिल्ली है उसमें वसा और प्रोटीन उपस्थित रहती है, तो किस प्रकार उपस्थित रहेगी, वसा कहाँ रहेगी, प्रोटीन कहाँ रहेगी। तो उन्होंने पहले आइडिया लगाया वैज्ञानिकों ने कि अगर वसा और प्रोटीन है तो इस प्रकार रहती है कि साइड में रहती है प्रोटीन और बीच में क्या रहती है, वसा। तो ये स्ट्रक्चर किसके समान बन गई, ये संरचना बन गई सैंडविच के समान। और सबसे पहले वैज्ञानिकों ने इसको नाम दे दिया सैंडविच मॉडल। लेकिन फिर एक बात सामने आई, मैंने आपको बताया था कि जो कोशिका भित्ति होती है वो सभी पदार्थों के लिए पारगम्य होती है, लेकिन जो झिल्ली होगी वो सभी पदार्थों को आने जाने नहीं देगी। अब जो कोशिका झिल्ली है वो किसको नहीं आने देगी, जो कोशिका झिल्ली है वो वसा में घुलने वाले पदार्थ होंगे ना, उनको तो आने देगी, लेकिन जो जल में घुलने वाले पदार्थ होंगे उनको ये नहीं आने देगी, रोक लेगी। तो यहाँ पर अगर डायरेक्ट जल वाला पदार्थ नहीं आ पा रहा है तो क्या किया जाए, यहाँ पर एक ऐसी सुरंग बनाई जाए जो जल में घुलने वाले पदार्थों को पार कर दे। तो क्या अब ये आपको सैंडविच लग रहा है, नहीं, ये जो अगर बीच में सुरंग प्रोटीन बन गई है तो अब ये सैंडविच नहीं रहा है, तो इस मॉडल को गलत साबित कर दिया गया। फिर कोशिका झिल्ली की संरचना से संबंधित जो नया सिद्धांत दिया गया था उसका नाम था तरल मोज़ेक सिद्धांत। तरल मोज़ेक सिद्धांत। दो वैज्ञानिक थे, सिंगर व निकोलसन, उनके द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था। और इस सिद्धांत में वैज्ञानिकों ने क्या बताया, उन्होंने बताया कि ये जो वसा, ये है साइड में प्रोटीन, ये बीच में वसा, ये भी प्रोटीन, और ये है सुरंग प्रोटीन या टनल प्रोटीन बोलते हैं इसको। इन दोनों वैज्ञानिक जो सिंगर और निकोलसन थे उन्होंने ये सिद्धांत दिया था, सिंगर व निकोलसन। इन दोनों वैज्ञानिकों ने क्या बताया कि जो जिस प्रकार समुद्र के अंदर द्वीप व्यवस्थित रहते हैं, कुछ द्वीप होते हैं बिल्कुल किनारों पर होते हैं, कुछ द्वीप बीच में रहते हैं, तो उसी प्रकार कोशिका झिल्ली में वसा और प्रोटीन रहती है। उन्होंने बोला कि वसा है समुद्र के जैसी और प्रोटीन है द्वीप के जैसे, जिसमें कुछ तो साइड में प्रोटीन रहते हैं और कुछ क्या रहते हैं, बीच में रहते हैं। तो इस आधार पर उन्होंने नाम दे दिया तरल मोज़ेक सिद्धांत। तरल बोला यानी समुद्र रूपी
वसा के अंदर द्वीप रूपी क्या उपस्थित रहते हैं, प्रोटीन रहते हैं, तो तरल बोला गया वसा को और मोजेक बोला गया प्रोटीन या द्वीप को। तो इसको बोलते हैं तरल मोजेक सिद्धांत या फ्लूइड मोजेक थ्योरी। और किसके द्वारा दी गई थी, सिंगर व निकोलसन के द्वारा 1972 में। तो आपको इसमें क्या क्या पॉइंट ध्यान रखना है कोशिका झिल्ली में। कोशिका झिल्ली एक सार्वत्रिक अंग है, यानी विषाणु की कोशिका को छोड़कर बाकी से सभी कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली उपस्थित रहेगी। कोशिका झिल्ली वसा और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। कोशिका झिल्ली का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है तरल मोजेक सिद्धांत। यह सिद्धांत सिंगर व निकोलसन के द्वारा 1972 में दिया गया। और कोशिका झिल्ली होती है वो सभी पदार्थों को आने जाने नहीं देती है, इसी कारण इसको बोला जाता है अर्धपारगम्य या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, सेमी परमिएबल या सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली को बोलेंगे अर्धपारगम्य या चयनात्मक पारगम्य। अर्धपारगम्य का मतलब है आधे पदार्थों को जाने देती है, आधे को नहीं जाने देती, यानी वसा में घुलने वालों को जाने देगी और जल में घुलने वालों को नहीं जाने देगी। फिर हम उसको किससे गुजारेंगे, सुरंग प्रोटीन से भेज देंगे। या इसको बोला जाता है चयनात्मक पारगम्य, सेलेक्टिव परमिएबल, यानी ये पदार्थों का सिलेक्शन कर करके भेजती है कि अगर जल में घुलने वाला है तो रोक दो, अगर वसा में घुलने वाला है तो जाने दो। तो इसलिए इसको बोलते हैं अर्धपारगम्य या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। और कोशिका भित्ति को क्या बोला जाता है, पारगम्य झिल्ली, क्योंकि वो किसी को नहीं रोकती है, सभी के लिए पार जाने देती है सभी को। ठीक है, तो ये थे आपके कोशिका झिल्ली के कुछ पॉइंट। उसके बाद कोशिका भित्ति और झिल्ली दोनों बाहरी आवरण हो गए। फिर हम देखते हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य, इसमें कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। कोशिका द्रव्य को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। जो मैंने आपको बताया था कोशिका के अंदर और केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बीच में जो द्रव पदार्थ पाया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य। अब आगे मैं जो आपको कोशिका के अंग पढ़ाऊंगी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी का लाइसोसोम, वो सब की सब संरचना कहाँ पर होगी, कोशिका द्रव्य के अंदर। और उन संरचनाओं के अंदर जीवन की सभी क्रियाएं होती है, आवश्यक होती है, जो पाचन, अवशोषण, उत्सर्जन। तो जीवन की सभी क्रियाएं इसी भाग में संपन्न होती है, इसी कारण इसको बोलते हैं जीव द्रव्य। जीव द्रव्य ये कोशिका में पाया जाने वाला एक गाढ़ा और चिपचिपा पदार्थ होता है। ठीक है, जिसे कोशिका द्रव्य, जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। कोशिका द्रव्य में आपके इतने ही पॉइंट है। तो हमने अभी तक देखा जो कोशिका के बाह्य आवरण और कोशिका द्रव्य को पढ़ा था। अब हम जो तीसरी संरचना है वो देखते हैं केंद्रक। केंद्रक या न्यूक्लियस, कोशिका के बीच में पाया जाने वाला भाग जो पूरी कोशिका को कंट्रोल करने का काम करता है, उसको क्या बोलेंगे, केंद्रक कहेंगे। और केंद्रक की सबसे पहले खोज के बारे में ध्यान रखना है कि केंद्रक की खोज किसके द्वारा की गई थी। केंद्रक की खोज की गई थी रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। और कब की गई थी, 1831 में। कोशिका की सभी क्रियाओं का नियंत्रण किया जाता है केंद्रक के द्वारा, इसलिए इसको बोलते हैं कोशिका का नियंत्रण केंद्र या कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। कोशिका का नियंत्रण केंद्र। मैंने आपको बताया था कि कोशिका में केंद्रक की संरचना किस प्रकार होती है, ये केंद्रक और इसके ऊपर पाई जाएगी केंद्रक झिल्ली। जो केंद्रक होता है ना, इसमें दो संरचनाएं मुख्य रूप से पाई जाती है। एक तो पाई जाती है केंद्रिका और एक पाई जाते हैं गुणसूत्र। इनके अलावा बाकी जो भी कोशिकाओं के अन्य भाग होंगे ना, वो सब किस में उपस्थित रहेंगे, कोशिका द्रव्य के अंदर। तो केंद्रक में ध्यान रखना, केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई थी, 1831 में की गई थी। कोशिका की सभी क्रियाएं केंद्रक के द्वारा नियंत्रित होती है, इसलिए केंद्रक को बोला जाता है कोशिका का नियंत्रण केंद्र या कंट्रोल सेंटर। अब देखिए जो केंद्रक है इसके ऊपर आपको क्या दिखाई दे रही है, केंद्रक झिल्ली दिखाई दे रही है। तो अगर कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है जिनमें केंद्र के ऊपर केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, उनको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। और कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है जिनमें केंद्र के ऊपर केंद्रक झिल्ली होती है, उनको बोलते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होती है, अब देखते हैं अपन आगे। देखो आपके सामने मैं दो डायग्राम बना रही हूँ, एक ये कोशिका और ये कोशिका। ये मैंने आपके सामने बनाई है प्रोकैरियोटिक और ये है यूकैरियोटिक।
ठीक है। अब बाहर भित्ति है या झिल्ली है ये अभी अपन को नहीं देखना है, हमें क्या देखना है, अंदर सिर्फ हमें केंद्र की संरचना के आधार पर अब अंतर करना है। एक तो देखो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका होगी, इसमें क्या होगा, जो केंद्रक है वो बिल्कुल टूटा फूटा हुआ रहता है, अविकसित केंद्रक होता है, और इसके ऊपर केंद्रक झिल्ली उपस्थित भी नहीं होगी, यानी ये है अल्प विकसित केंद्रक, अल्प विकसित केंद्रक। दूसरी तरफ जो मैं आपको कोशिका बता रही हूं वो है यूकैरियोटिक, इसमें जो केंद्रक है वो पूर्ण विकसित होगा और उसके ऊपर क्या उपस्थित रहेगी, केंद्रक झिल्ली। ये है केंद्रक और केंद्रक के ऊपर क्या होगी, केंद्रक झिल्ली। पूर्ण विकसित केंद्रक। और प्रोकैरियोटिक में कैसा था, अल्प विकसित केंद्रक, क्योंकि जो केंद्रक है एक तो टूटा फूटा हुआ है, पूरी तरह नहीं बना हुआ है, और उसके ऊपर केंद्रक झिल्ली भी नहीं है, इसलिए इसको बोल दिया अल्प विकसित केंद्रक। और ये जो कोशिकाएं होती हैं इनको बोलते हैं आदिम प्रकार की कोशिकाएं, प्रिमिटिव सेल्स, यानी बहुत पुराने प्रकार की, जो विकसित अवस्था में नहीं है, क्योंकि केंद्रक है वो भी अल्प विकसित है और उसके ऊपर केंद्रक झिल्ली उपस्थित भी नहीं है। जबकि यूकैरियोटिक है वो आज की कोशिकाएं, जो हमारे अंदर कोशिका है, हम सब क्या है, यूकैरियोट्स है, यानी हमारी के जो कोशिका में केंद्रक है वो पूर्ण विकसित है और उसके ऊपर केंद्रक झिल्ली उपस्थित है। ये इस प्रकार की कोशिकाएं किन किन में होगी, जिसमें होगी जीवाणु यानी बैक्टीरिया। एक जीव होता है नील हरित शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, उनके अंदर इनमें जो कोशिकाएं होगी ना वो प्रोकैरियोटिक होगी। बाकी इनके अलावा जितने भी जीव जंतु या पेड़ पौधे हैं सब में कैसी कोशिका होगी, यूकैरियोटिक। अगर आपको एक लाइन में अंतर पूछे कि बताइए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, तो बताना कि जिन कोशिकाओं में केंद्रक अल्प विकसित होता है उसके ऊपर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है उनको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका, और जिन कोशिकाओं में केंद्रक पूर्ण विकसित होता है उसके ऊपर केंद्रक झिल्ली उपस्थित रहती है उनको बोलते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। ये तो आपके रह गया पहला अंतर। उसके बाद एग्जाम्पल भी ध्यान रखना कि जीवाणु और ब्लू ग्रीन एल्गी या नील हरित शैवाल की जो कोशिकाएं हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है, और उसके अलावा से सभी जीव जंतु, से सभी जीव तथा पादप की जो कोशिका होगी वो कौन सी कोशिका होगी, यूकैरियोटिक कोशिका होगी। ये दोनों अंतर हो गए। एक अंतर और ध्यान रखना कि मैंने आपको बताया कि जो केंद्रक है उसके अंदर पाया जाता है केंद्रक द्रव्य और बाहर पाया जाता है कोशिका द्रव्य। अब यहाँ इन कोशिकाओं में जो कोशिका द्रव्य केंद्रक द्रव्य इनके बीच एक ही दीवार है और वो भी टूटी हुई है, तो ये दोनों द्रव्य आपस में मिक्स ही रहेंगे, तो हम अलग अलग विभाजित नहीं कर सकते कि कौन सा कोशिका द्रव्य और कौन सा केंद्रक द्रव्य है। तो दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखना, इनमें कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को अलग अलग विभाजित नहीं किया जा सकता। जबकि इनके अंदर देखिए दो दीवार बनी हुई है वो भी पूर्ण विकसित है, तो हम पता कर सकते हैं कि जो अंदर है वो केंद्रक द्रव्य है और जो बाहर है वो कोशिका द्रव्य है। तो इन कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को अलग अलग विभाजित किया जा सकता है। तीसरा और चौथा अंतर सबसे इंपॉर्टेंट कि आगे मैं जो आपको कोशिकांग पढ़ाऊंगी, राइबोसोम, गोल्गी, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रव्य जालिका, वो सब संरचनाएं इसमें उपस्थित होगी। इसमें सिर्फ एक ही संरचना उपस्थित होगी, वो होंगे राइबोसोम। यानी राइबोसोम ऐसे कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में उपस्थित रहेंगे। जो प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम होता है वो होता है 70S प्रकार के, जबकि जो यूकैरियोटिक में राइबोसोम होंगे वो होंगे 80S प्रकार के। तो ध्यान रखना, राइबोसोम ऐसा कोशिका का अंग है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में उपस्थित रहता है। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ इनके अंतर वाली कुछ टेबल है, वो देखिए आपके सामने लिखा हुआ है। केंद्रक की संरचना के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती है, पहली है प्रोकैरियोटिक और दूसरी है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में पहला पॉइंट लिखा हुआ है अल्प विकसित केंद्रक। अल्प विकसित केंद्रक क्यों है? क्योंकि एक तो उसमें केंद्रक झिल्ली नहीं है और कोई कोशिकांग भी उपस्थित नहीं है। इसमें सुविकसित केंद्रक उपस्थित होगा। प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम के अलावा अन्य कोशिकांग अनुपस्थित होंगे, अन्य कोशिकांग अनुपस्थित।
जबकि इसमें सभी कोशिकांग उपस्थित होंगे। इनमें राइबोसोम 70S प्रकार का और इनमें 70 और 80S दोनों प्रकार का, यानी कोशिका द्रव्य में तो रहेगा 80S और जो बाकी कोशिकांग होंगे ना, जैसे डीएनए, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसका खुद का राइबोसोम होगा तो उसके अंदर कैसा होगा 70S, यानी कोशिकांगों के अंदर जो राइबोसोम होंगे वो होंगे 70S और कोशिका द्रव्य में कैसे होंगे 80S। जबकि इसमें तो कोई कोशिकांग है ही नहीं, तो उनके अंदर तो है ही नहीं, बल्कि कोशिका द्रव्य में कैसा रहेगा 70S। अब इसके उदाहरण है जीवाणु, नील हरित शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, और इसके उदाहरण है प्रोटोजोआर, एनिमेलिया, यानी जितने भी जीव जंतु है वो सब किस में आ जाएंगे एनिमेलिया के अंदर। और इनमें केवल अलैंगिक जनन होता है, जबकि इनमें लैंगिक और अलैंगिक दोनों जनन होते हैं। तो आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक जो कोशिका के मुख्य भाग थे उनके बारे में पढ़ लिया, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था कोशिका के बाह्य आवरण जिसमें भित्ति और झिल्ली, उसके बाद हमने पढ़ा कोशिका द्रव्य और सबसे फिर पढ़ा आपने केंद्रक। और केंद्रक की संरचना के आधार पर जो दो प्रकार की कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, इनके बारे में हमने स्टडी की। अब हम पढ़ते हैं कोशिका के अन्य अंग। देखिए, कोशिका के अन्य अंग पढ़ने से पहले मैं आपको पादप कोशिका और जंतु कोशिका उनमें कुछ अंतर की टेबल है वो समझा देती हूँ। कि जो मैंने आपको पहला पॉइंट बता दिया था कि कोशिका भित्ति वो किस में उपस्थित होगी, पादप कोशिका में उपस्थित होगी और जंतु कोशिका में अनुपस्थित होगी। फिर दूसरी एक संरचना आती है लवक। ये लवक क्या है आगे मैं आपको फिर विस्तार से बताऊंगी, लेकिन अभी अपन को ध्यान रखना है, जिससे आपको पता होगा कि जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो उनके अंदर क्या पाया जाता है, पौधों में हरित लवक पाया जाता है, उसी के कारण वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो जो हरित लवक है वो हरे रंग के होते हैं। उसी प्रकार कुछ ऐसे लवक होते हैं जो बहुत रंगीन होते हैं, जो फल और फूलों को रंग प्रदान करते हैं। कुछ लवक होते हैं जो रंगहीन होते हैं, कलरलेस होते हैं, वो फिर क्या करेंगे, कलर तो नहीं दे सकते पौधों को, तो वो क्या करेंगे, जड़ों में उपस्थित रहेंगे और भोजन संग्रह का काम करेंगे। तो पौधों की कोशिकाओं में इस प्रकार की जो संरचना होती है उनको बोलेंगे लवक। हमारे अंदर लवक नहीं होंगे। अगर हमारे अंदर हरित लवक होता तो हम भी सूर्य के प्रकाश में जाते ही भोजन बना लेते अपने आप अंदर ही, बाहर से हमें भोजन लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। या वर्णी लवक होते तो हम सभी रंग बिरंगे होते। लेकिन हमारी कोशिकाओं में कौन सी संरचना नहीं पाई जाती है, लवक संरचना नहीं पाई जाती है। किस में पाई जाती है, जंतु कोशिका में। उसके बाद एक पादप कोशिका में बिल्कुल खाली स्थान होता है, उसको बोलते हैं रिक्तिका। बताती हूँ मैं आपको। देखिए, ये आपके सामने पौधे की कोशिका है, इसके अंदर जो बाहर वाली ये आपको लेयर दिखाई दे रही, ये क्या है, कोशिका भित्ति, और ये अंदर वाली क्या है, कोशिका झिल्ली। अंदर वाली संरचना है वो है झिल्ली। उसके जो ये पौधे की कोशिका है, इसके अंदर जो ज्यादातर बीच में स्थान है वो खाली पड़ा है, इसको क्या बोलेंगे, रिक्तिका, या इसको रसधानी भी बोलते हैं, जिनके अंदर कुछ वेस्ट मटेरियल और ऐसे भरे रहते हैं। तो जो पादप कोशिका का लगभग 80% भाग है वो किसके द्वारा घिरा रहता है, रिक्तिका के द्वारा। अब ज्यादा स्थान इस कोशिका में खाली आ गया, इसलिए जो केंद्रक है वो बिल्कुल साइड में खिसक गया। जबकि जो जंतु कोशिका होती है उसमें केंद्रक बिल्कुल बीच में होता है। तो पहली भाग संरचना मैंने आपको बताई थी, भित्ति होती है पौधों की कोशिका में, जो जंतुओं में नहीं होती है। दूसरी रिक्तिका जो पौधों की कोशिका में होती है, जंतु में नहीं होती है। तीसरे लवक, ये जो आपको संरचना दिखाई दे रही है ना त्रिभुजाकार, ये सब क्या है, लवक है। जो ये अभी आपको संरचना दिखाई दे रही है ये कौन से है, हरित लवक है, जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करने का काम करते हैं। तो ये संरचनाएं है वो पौधे की कोशिका में होगी, जंतु में नहीं होगी। ये जो आपको संरचना दिखाई दे रही है रेड कलर में, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया पौधों की कोशिका में भी होता है और जंतु की कोशिका में भी होता है। तो ये है आपके रिक्तिका। तो आपको 3 पॉइंट समझ आए, कोशिका, भित्ति, लवक और रिक्तिका। उसके बाद एक नाम आया तारककाय। तारककाय, तारककाय ये इसको बोलते हैं सेंट्रियोल। ये जो संरचना होती है ये पौधों की कोशिका में नहीं होगी, ये किस में होगी, जंतु कोशिका में, यानी हमारी कोशिकाओं में। बाकी जो भी जीव है, जंतु है, उनकी कोशिकाओं में तारककाय होगा।
और ये संरचना होती है जो कोशिका विभाजन में सहायता करती है। अगर ये संरचना कोशिका में नहीं होगी तो कोशिका विभाजन नहीं होगा। आपको याद होगा तंत्रिका तंत्र में आपने पढ़ा होगा कि जो हमारे मस्तिष्क की कोशिका होती है उसको बोलते हैं तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। वो कोशिकाएं कभी भी विभाजित नहीं हो सकती क्योंकि उनमें क्या नहीं पाया जाता है, तारककाय या सेंट्रियोल। ये पॉइंट ध्यान रखना। अगर अपने ब्रेन की कोशिकाओं में चोट लग जाए, वो नष्ट हो जाए, तो वो विभाजन करके वापस कभी नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि उन कोशिकाओं में तारककाय या सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है। ये एक ऐसा कोशिकांग है जो कोशिका विभाजन में सहायक होता है। तो ये संरचना जंतु कोशिका में पाई जाती है, पादप कोशिका में अनुपस्थित होती है। अब हमारे अंदर जो अब हम भोजन करते हैं, जो एक्स्ट्रा भोजन बच जाता है जिसका पाचन नहीं हो पाता है या उसकी ऊर्जा काम में नहीं ली जाती है, तो वो हमारे लीवर के अंदर जाकर संचित हो जाता है ग्लाइकोजन के रूप में। और उसी प्रकार पौधों में जो भोजन एक्स्ट्रा बचता है वो किस रूप में संचित होता है? स्टार्च के रूप में। तो ठीक है, आप ये टेबल ध्यान रखना, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर वाली। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कोशिका के अन्य अंग।